नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी मैराथन की वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के सभी प्रकार के क्वेश्चन मात्र एक वीडियो में खत्म किए गए हैं। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी क्योंकि यहां पर मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से देख लिया, आपकी परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर कर लेते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नेता, एक लोकप्रिय छवि यानी कि कृष्ण के सारथी के रूप में उनको चित्रण किया गया है। किसको? महात्मा गांधी को, जो कि अन्य जो नेता हैं उनका क्या कर रहे हैं, वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस कारण उनको कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। कहता है कि प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं आखिर सिल्क रूट प्राचीन काल में होता क्या था। सिल्क रूट का मतलब होता था रेशम मार्ग। क्या मतलब था? रेशम मार्ग को क्या बोलते थे? रेशम मार्ग को बोलते थे सिल्क रूट। आते हैं इसके विकल्पों पर। चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग, समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे, सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती थी, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर पहला वाला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका चाइना है। चाइना से जो अन्य दूसरे देश हैं वहां पर सूती कपड़े यानी कि रेशम के जो कपड़े हैं उनको ले जाने का एक व्यापारिक यात्रा मार्ग था, जिसको क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। यानी कि जो चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला जो व्यापारियों का यात्रा मार्ग था उसको बोलते थे सिल्क रूट। क्या बोलते थे दोस्तों? उसको बोलते थे सिल्क रूट। परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरिलवार, अंडाल, तोंडरडिप्पोडी अलवार, नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? दिव्य प्रबंधम, तेवरम, तिरुवाचकम, तिरुमुरई। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प दिव्य प्रबंधम, जो कि क्या है दोस्तों? एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है, जिनमें आपके प्रमुख व्यक्तियों के नाम जैसे पेरिलवार हो गया, अंडाल हो गया, तोंडरडिप्पोडी हो गया, नम्मालवार हो गया, इन लोगों के गीतों का संकलन किसमें है? दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में है। यानी कि अंडाल एक महिला का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपके महिला और पुरुष के कुछ नाम दिए गए हैं जिन्होंने क्या किया है? गीतों का संकलन किया है। गीतों का संकलन किस पुस्तक में किया है यानी कि किस ग्रंथ में किया है? उस ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रबंधम। ये कैसा ग्रंथ है दोस्तों? मैंने आपको बताया तमिल ग्रंथ है। तमिल की जो रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। संगम साहित्य के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा वी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। कहने का तात्पर्य है जो आपकी कृषि के क्रियाकलाप किए जाते हैं यानी कि जो विश्व में फसलें बोई जाती हैं या पैदा की जाती हैं वो उन्हीं प्रदेशों में की जाती हैं जहां पर फसल उगाने वाले कारक विद्यमान होते हैं। यहाँ पर पहला वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं।
कहने का तात्पर्य जो ऊन होती है, ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। डेयरी, डेयरी का मतलब होता है पशुपालन, जिसमें आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, घोड़े हो गए, ठीक है, वे आपके जानवर आते हैं। कुक्कुट में क्या आता है? कुक्कुट में आता है दोस्तों मुर्गा, यानी कि मुर्गा पालन। ये सभी जो आपके जानवर पशुपालन होता है, पशुपालन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके राइट होंगे, दोनों ही यहाँ पर आपके राइट होंगे। ए तथा वी सही है। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपकी परीक्षा में मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनका जो तरीका है, इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। खनिजों का उनके प्रकारों से सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लौह खनिज, जीवाश्म ईंधन, अधात्विक खनिज, अलौह खनिज। आपका करना है इन सभी के साथ मिलान। जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है? जैसे आपको मालूम होना चाहिए इनमें से एक या दो का मिलान करना आना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? जिसमें जीवों के अंश होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल हो गया। तो यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन का मिलान किसके साथ होना चाहिए? ये होना चाहिए कोयले के साथ। और ना ही चूना पत्थर, सीसा, मैग्नीज में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि बी का यहाँ पर जाएगा थर्ड के साथ। वी का थर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकियों का यहाँ पर कर लेते हैं मिलान। पहले का होगा यहाँ पर चौथा वाला, लौह खनिज, जिसमें लोहा पाया जाता हो, जैसे मैग्नीज हो गया, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। बी का यहाँ पर होगा थर्ड वाला। अधात्विक में क्या हो जाएगा? सीसा। सीसा आपका अधात्विक होता है, इसमें कोई भी धातु नहीं पाई जाती है। अलौह खनिज, जिसमें लोहे का अंश ना हो, चूना पत्थर में किसी भी प्रकार का कोई लोहे का अंश नहीं होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर विकल्प नंबर 3 इसका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। क्या चलाता है? पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के लिए, या पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों के लिए, मानव विकास अध्ययन के लिए, मानव मुक्त शिक्षा अधिकारों के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प। पहला वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभियान यहाँ पर चलाता है। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है? परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा है तिब्बत वर्मा, तिब्बत वर्मा की भाषा संबंधित है। तिब्बत आपका हो गया, वर्मा यानी कि म्यांमार परिवार की भाषा कौन सी संबंधित है? असमिया, फारसी, सिंधी, खासी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा खासी। खासी जो भाषा संबंधित है वो तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहता है कि जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। आपसे यहाँ पर पूछा गया है जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में। आरक्षित वन, निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति की गई थी। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान जनजाति जो क्षेत्र थे जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती थी, जैसे आपके वन हो गए या निजी अधिकार में हो या किसी के विशेषाधिकार में हो, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। संरक्षित वन, जहाँ सरकार के स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति थी संरक्षित वन में। ये आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। दोनों दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होंगे। ऑप्शन इसका दूसरा यहाँ पर राइट होगा। दोनों ए और बी सही हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है कि कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अभिकथन कहता है कि विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और
दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहाँ पर दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, यहाँ पर आपके कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। आपकी होगी ग्लोब, बीचों बीच में जो रेखा काटती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत बोल लो चाहे भूमध्य रेखा बोल लो, एक ही बात होगी। विषुवत रेखा जीरो इक्वेटर यानी कि जीरो अक्षांश वाली रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये दो भागों में ग्लोब को बांटती है। नीचे वाला होगा दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला होगा उत्तरी गोलार्ध। आते हैं विकल्पों पर। विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, करेक्ट दिया गया है। कारण है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों दोस्तों करेक्ट होंगे, दोनों इसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन की। अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपीय तरंगे दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझाने में या समझने में सहायक होंगे? भूकंप को समझने में कौन कौन से यहाँ पर विकल्प सहायक होंगे? उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा। यहाँ पर कौन सा होगा? एस तरंगे यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे, निकास वेंट या मेंटल, पी तरंगे, क्रेटर लावा, गैस रिक्टर या वहीर जनिक जो बल है वो। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको समझना है भूकंप के बारे में, उसको समझने में जो चीजें आपकी सहायक होंगी, उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ से भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है, भूकंप लेखी और प्लेट सीमा, इनको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप भूकंप को समझ पाएंगे। तो पहला वाला यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एसएसटी पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अभिकथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कारण है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय जो है, जैसे यहाँ पर आपकी ग्लोब है, बीच में आपकी भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत बोलती है, ऊपर आपकी कर्क है, नीचे आपकी मकर है। कर्क और मकर रेखा का जो बीच वाला क्षेत्र है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट इस प्रकार से कर रहा हूँ, रंग रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ती है? यहाँ पर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष में जो सूर्य होता है इसकी किरणें वर्ष में किसी ना किसी एक दिन यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि ठीक इसके सिर पर पड़ती हैं। इसीलिए वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, यानी कि एक वर्ष में सूर्य इसके ठीक सर के ऊपर में होता है। तो यहाँ पर हमेशा ही सूर्य की जो ऊष्मा है, जो प्रकाश है, वो हमेशा ही उष्णकटिबंधीय यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा ही बना रहता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी होती है। दोनों कथन आपके यहाँ पर राइट हैं, दोनों आपके राइट हैं, सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें व सही विकल्प का चुनाव करें। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जा सकता है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों सही, ए तथा बी दोनों गलत। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आपका दिया गया है। यहाँ पर केवल और केवल ए इसका राइट आंसर होगा। समझिएगा कैसे, यहाँ पर कहा गया प्रत्येक अक्षांश, जैसे मेरे को यहाँ पर लिखना है 10 अक्षांश, जैसे 10 अक्षांश उत्तर में है या दक्षिण में है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर बात करी जाए 10 डिग्री देशांतर, देशांतर जो होता है उसको आप नहीं लिख सकते हो उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, अक्षांश को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहला वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है कि क्या कहता है? सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड
परिवार बनाते हैं। सूर्य 10 ग्रह तो हैं ही नहीं, मतलब कि आपके सौर मंडल में सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सब सर्वाधिक उपयुक्त जो कथन है जिसमें आपके सौर मंडल के निर्माण की सभी चीजों का उल्लेख किया गया है वो आपका यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प है, जिसमें सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का परिवार कहलाता है। सूर्य को मिलाकर, 8 ग्रहों को मिलाकर उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का अंग नहीं है? नहीं था, अंग नहीं था 1950 में अपनाए गए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, आपातकाल के प्रावधान। तो दोस्तों कौन सा अंग नहीं था 1950 में अपनाए गए वास्तविक संविधान में? एक आपका नहीं था, मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, बल्कि आपातकाल का प्रावधान भी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी थे, मौलिक अधिकार का भी प्रावधान वास्तविक संविधान में था। परंतु दोस्तों यहाँ पर नहीं करके पूछा गया कौन सा अंग नहीं था। अंग आपका मौलिक अधिकार अंग नहीं था 1950 के वास्तविक संविधान। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना क्या है? शिलालेख बताना है, जिसमें दोस्तों रथकरों यानी कि जो रथ होते हैं, चलाने वाले रथ होते हैं, उन रथ निर्माताओं का उल्लेख किया गया है। किस अभिलेख में यानी कि किस शिलालेख में? बादामी चालुक्य, बोलुमपट्टी, नंदी वशेश्वर, उय्याकोंडन, उदयार। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 वाला विकल्प हो जाएगा, उय्याकोंडन उदयार, जो कि एक दोस्तों क्या है? शिलालेख है। क्या है? एक शिलालेख है, जिसमें क्या पता चलता है? रथकरों के बारे में यहाँ पर पता चलता है, रथकारों के बारे में यहाँ पर पता चलता है, यानी कि जो रथों को बनाते थे, जो रथ का निर्माण करते थे, उस शिलालेख, किस शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है? उय्याकोंडन उदयार, ठीक है, जो कि एक तमिल नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कहता है कि वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? वासवन्ना, अल्लाभा प्रभु, चोखा मेला, अक्क महादेवी। सही विकल्प का चयन करो। यहाँ पर आपका ए और बी होगा, या इसमें से आपको सही वाला बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो आपका वीरशैव एक आंदोलन था और एक वीरशैववाद भी था, जो कि एक इसमें जो प्रमुख व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था वासवन्ना। वासवन्ना नामक व्यक्ति ने वीरशैव आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वीरशैव आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? वासवन्ना ने की थी। परंतु यहाँ पर कई व्यक्तियों का उल्लेख दिया गया है। मुख्य तौर पर वासवन्ना को इसका मतलब कि जन्मदाता माना जाता है वीरशैववाद परंपरा का। यहाँ पर वासवन्ना भी था, अल्लामा प्रभु और अक्कमहा देवी। चोखा मेला यहाँ पर कोई भी आपका नहीं था, यहाँ पर गलत दिया गया है ऑप्शन सी जिसमें होगा वो यहाँ पर आप काट दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए, वी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, मानवता की एक धर्म और एक ईश्वर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने नारा दिया था, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। किसकी आलोचना की? पुरुषों और महिलाओं के बीच
सामाजिक अंतरों की, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। यहाँ पर आपकी कौन से सही है? केवल ए सही है, बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों यहाँ पर आपके गलत हैं। चलिए बात करते हैं, स्त्री पुरुष तुलना नामक एक आपकी पुस्तक है जिसकी रचना किसने की है? ताराबाई शिंदे ने की है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, स्त्री पुरुष नामक तुलना नामक पुस्तक है, पुस्तक की रचना किसने की है? ताराबाई शिंदे ने की है। इस पुस्तक में दोस्तों पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई है। केवल और केवल ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ना कि प्राकृतिक अंतरों की। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकीकृत मतलब कि एकत्रित किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर, जल कर, संपत्ति कर, आय कर। यहाँ पर आपके दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, स्थानीय सरकार की बात कही गई है। स्थानीय सरकार के जो प्रशासनिक अंगों द्वारा कौन सा कर एकत्रित किया जाता है? जल का कर होता है, वाटर टैक्स होता है, वो भी एकत्रित किया जाता है। संपत्ति का कर होता है, वो भी एकत्रित किया जाता है। आय का कर नहीं एकत्रित किया जाता है, ना ही वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, ये भी नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके वी और सी करेक्ट होंगे। वी और सी आपके 4 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? नियमित कर कौन सा नहीं है महाजनपद के शासकों के बारे में? फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर, परिवार पर कर। तो दोस्तों यहाँ पर परिवार पर जो कर है वो आपके महाजनपद के शासक नहीं वसूला करते थे, बल्कि फसलों पर भी कर लगाया जाता था। शिल्पकारों यानी कि जो कारीगर व्यक्ति थे उनको भी कर देना पड़ता था। चरवाहों को कर के रूप में दूध, दही, मट्ठा ये सब कुछ देना पड़ता था राजाओं को, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को कर देना पड़ता था महाजनपद काल में, महाजनपद के राजाओं को। परंतु यहाँ पर गलत है, नहीं दिया जाता था। परिवार का कर नहीं दिया जाता था। 4 वाला यहाँ पर आपका गलत है। यहाँ पर सभी को देना पड़ता था, परिवार वालों को नहीं देना पड़ता था। तो गलत आपको बताना है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 वाला विकल्प। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? आत्मसम्मान आंदोलन या स्वाभिमान आंदोलन को किसने शुरू किया था? ईवी रामास्वामी पेरियार, श्री नारायण गुरु, वी.आर. अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर होगा ईवी रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। इसको आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। ईवी रामास्वामी जो कि एक आपके क्या थे? एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का विरोध किया था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर मौलिक अधिकार के उदाहरण का प्रयोग का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा है। बिहार के मजदूर खेतों पर काम करने पंजाब जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या है? मौलिक अधिकार का प्रयोग दिखाई पड़ रहा है या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ईसाई मिशनरियों से मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। यहाँ पर भी मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है, आपसे नहीं वाला पूछा जिसमें ना दिखे। पुरुष और महिला सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं, ये भी करेक्ट होगा। पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। यहाँ पर ये कोई आपका मौलिक अधिकार का प्रयोग का उदाहरण नहीं है। पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है, यहीं पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आ चुका है। सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है, क्या संकेत करता है? सामाजिक सभाओं में जाकर विज्ञापन बनाने की तरफ, विज्ञापन बनाने में समाज के भिन्न भागों के लोगों को शामिल करने की तरफ, सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ, सामाजिक समारोहों में विज्ञापन बनाने की तरफ। यहाँ से पूछा सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है, ये संकेत करता है सामाजिक
संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ। थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की। कहता क्या है, इस पर यहाँ पर बात करते हैं। कहता है कि छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा। अशोक के शिलालेख जो हैं उनसे क्या जाति आधारित भेदभाव का पता चलेगा? अशोक के शिलालेख से नहीं पता चलेगा, गलत है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीतियां, इस पर भी नहीं पता चलेगा। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, इससे भी नहीं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के जो वृत्तांत हैं वो आपके बच्चों को क्या बता सकते हैं? जाति आधारित भेदभाव को दर्शा सकते हैं, मुद्दे आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है कि नीचे दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें, सही विकल्प चुनें। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। 19वीं शताब्दी की बात करी जा रही है, यानी कि 1800 के करीब क्या हुआ था? आबादी जो है वो नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। जो आपके नए शहर थे वहां पर मजदूर लोग पहुंचने लगे थे। यहाँ पर पहला वाला आपका करेक्ट दिया गया है। गांवों और कस्बों में अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। जो धनी लोग थे वो धनी लोग क्या शहरों में रुपए कमाने के लिए जाने लगे, यानी कि जो धनी व्यक्ति थे, पहले से ही धनी थे, वो मजदूरी के लिए शहर में जाने लगे। गलत दिया गया है। जब कोई धनी व्यक्ति है उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी शहर में मजदूरी करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आपका गलत है, पहला यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थीं, परंतु वह निचली जातियों के लोग सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। ये भी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत है और सभी यहाँ पर ए और सी यहाँ पर करेक्ट होंगे। ए तथा सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल ए तथा सी। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की। कहता है कि प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। किसके प्रयोग से? क्षेत्र सर्वेक्षण से। पृथ्वी की स्थलाकृतियां, चेल चोल पांड्य राजाओं का जीवन, मंदिर वास्तुकला, कृषि कार्य संबंधित प्रक्रियाएं। यहाँ पर सबसे उपयुक्त उदाहरण है कृषि कार्य संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके क्षेत्र सर्वेक्षण में वो प्रयोग से हल कर सकते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की। कहता है कि अभिकथन ए, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है, कारण है कि उसका साप्ताहिक बाजार में ज्यादातर दुकानें एक जैसा सामान बेचती हैं, अतः ज्यादा स्पर्धा होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही आपके कैसे हैं? दोनों आपके सही हैं, सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, जो सप्ताह के किसी विशेष दिन में लगते हैं, वहाँ का सामान सस्ता क्यों होता है? क्योंकि सभी की दुकानें एक जैसी सामान को बेचती हैं, इसलिए ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। दोनों यहाँ पर आपके राइट हैं, पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि लोकतांत्रिक सरकारों को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, कारण है कि सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पहला यहाँ पर कथन है कि लोकतांत्रिक सरकारों को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, करेक्ट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं परंतु चुनाव के माध्यम से वो चुनकर आते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ पर दोनों ही आपके राइट हैं, राइट व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। ए आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर भी आपके दो कथन दिए गए हैं। सरकार को 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, यानी सरकार की 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अधिक स्तर को क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। सरकार के 1 से 2 या 2 से अधिक स्तर होना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। पहला यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। कानून, कराधान,
प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर पर अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे टैक्स वसूलना, कानून हो गया, प्रशासन के मामले हो गए, इनका जो प्रत्येक स्तर का कार्य क्षेत्र होता है वो अधिकार क्षेत्र होता है। दोनों आपके यहाँ पर भी राइट होंगे, दोनों आपके यहाँ पर कैसे होंगे, दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कहता है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? राष्ट्रपति एवं एकात्मक ऐकिक, संसदीय एवं संघीय राष्ट्रपति और संघीय संसदीय एवं एकात्मक। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संसदीय एवं संघीय शासन प्रणाली को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, महान्यायवादी। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का जो मुखिया होता है, राज्य का मुखिया कौन होता है? ये होता है आपका राज्यपाल। यानी कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का होता है राज्यपाल। केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों केंद्र में। आप लोग याद रखेंगे, जो राज्य का पहला नागरिक किसको बोलते हैं? राज्य का फर्स्ट नागरिक, राज्य का जो पहला नागरिक होता है राज्यपाल को ही बोला जाता है, और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है। आप लोग इतना यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर यानी कि प्रभाव डालते हैं? किस पर प्रभाव डालते हैं? विविधता पर। विविधता याद रखेंगे, यहाँ पर विविधता के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। विविधता पर असर यानी कि प्रभाव कौन से कारक यहाँ पर डालेंगे? भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, समान धर्मों का पालन, लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए, यहाँ पर ए और बी और सी, ए और सी। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विविधता के प्रभाव की या असर की, कौन से कथन विविधता पर असर डालते हैं यानी कि प्रभाव डालते हैं? विविधता का मतलब क्या होता है दोस्तों? भिन्न भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, ये भी दोस्तों विविधता पर असर यानी कि प्रभाव डालते हैं। समान धर्मों का पालन, ये आपका विविधता नहीं है। यहाँ पर दूसरा आपका गलत है, वी वाला। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियां, सामंजस्य बैठाना, ये भी दोस्तों विविधता में असर डालती है। तो यहाँ पर बी गलत है। बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बचेगा आपका 4 वाला ऑप्शन। 4 वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए और यहाँ पर सी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण है? उपयुक्त उदाहरण है। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? उपयुक्त उदाहरण पूर्वाग्रह। सबसे पहले जो पूर्वाग्रह होता है ये क्या होता है? ये नेगेटिव है। पूर्वाग्रह आपका नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक है, हीन भाव से देखता है, किसी का अपमान करता है। वही दोस्तों क्या होता है? वही होता है पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण होगा। लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, श्रेष्ठ एवं हीनता की भावना से देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? नकारात्मक रूप से देखना, किसी का अपमान करना, हीनता के भाव से देखना। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संकल्पना पूर्वाग्रह को समझाने का उदाहरण यहाँ पर दे रही है। लोग एक दूसरे को बराबर यानी कि सम्मान रूप से देख रहे हैं, ये आपकी पूर्वाग्रह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सम्मान की बात कही गई, समान की बात कही गई, बराबरी की बात कही गई है। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, ये दोस्तों पूर्वाग्रह संकल्पना होती है। लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान नहीं अपमान कर रहे हैं। अपमान करोगे तभी आपकी पूर्वाग्रह संकल्पना होगी। श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना भी आपकी क्या होती है? पूर्वाग्रह होती है। यानी कि बी और यहाँ पर डी राइट होगा। यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
वी एंड डी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कहता है कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर है जो वर्तमान जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या को मांग को पूरा करने के लिए जो कृषि है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के तरीके यहाँ पर दिए गए। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बारे में आपको सही बताना है। उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, ये भी करेक्ट होगा। वर्षा निर्भर कृषि, क्या दोस्तों कृषि करने के लिए आप लोग जो किसान हैं, किसान भाई लोग हैं, वे आपके क्या वर्षा निर्भर रहेंगे यानी कि वर्षा पर निर्भर रहेंगे? नहीं, वो वर्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो उनकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, जो कि बढ़ती जनसंख्या का मांग पूरा नहीं कर पाएगी। वर्षा निर्भर कृषि, कृषि का मशीनीकरण, आधुनिक उपकरण, ये यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सी जिन जिन में है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर कट जाएगा। बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला, जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा ए बी डी। यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? ए बी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। वर्षा निर्भर कृषि इसका यहाँ पर सही विकल्प नहीं होगा, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा नहीं कर पाएगी वर्षा निर्भर कृषि। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कहता है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां यानी कि कार्य आवश्यक हैं? वन्य जीवन संरक्षण के लिए, वन्य जीवन संरक्षण के लिए यानी कि वन के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो जीव जंतु है, उनको बचाने के लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं, कौन सी गतिविधियां अति आवश्यक हैं? वनों की कटाई और मृदा अपरदन क्या जरूरी है? अगर वनों की कटाई होगी तो वन वाले जो जानवर हैं उनके रहने का जो आवास है वो उनका छिन जाएगा। मृदा का अपरदन होगा तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाएगी, इसलिए पहला यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। दावानल यानी कि जंगल की आग और भूस्खलन, जंगल में आग लगेगी, जानवर भी मरेंगे, उसके साथ वनस्पति भी नष्ट होगी, जो कि दोस्तों संरक्षण का काम नहीं करेगी। राष्ट्रीय उद्यान होने चाहिए, वन्य जीव अभयारण्य होंगे तो वन्य जीव यहाँ पर निवास करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी होंगे, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्माण कार्य करोगे, अगर शिकार करोगे, शिकार करने से आपके जानवर उनकी मौत हो जाएगी। निर्माण करोगे तो वन नष्ट हो जाएंगे, तो चौथा भी नहीं होगा। यहाँ पर सभी आपके गलत हैं, परंतु सही आपका यहाँ पर तीसरा वाला है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। 35 वाला राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की। शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, सही विकल्प चुने। ये दोस्तों बिल्कुल NCERT से उठाया गया प्रश्न है, परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपको दिमाग लगाकर इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। जो आपकी सिटी होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ का तापमान हाई रहता है, प्लस में रहता है। और विलेज जो गांव होते हैं, वहाँ का तापमान दोस्तों शहर से कम रहता है। इसका कारण आपसे यहाँ पर पूछा है, शहर का तापमान अधिक रहता है। कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। जो शहर के जो मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, कंक्रीट वाले मकान होते हैं, धातु से निर्मित मकान होते हैं, वो धूप के कारण गर्म हो जाते हैं, जो कि तापमान पैदा करता है। ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं शहरों में, ये भी करेक्ट होगा। भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, इसलिए तापमान अधिक रहता है, ये भी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा। शहरों में अधिक खुले स्थान पर और पेड़ होते हैं, बिल्कुल गलत बोला गया है यहाँ पर। शहर में क्या दोस्तों खुले स्थानों पर पेड़ होते हैं? नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इमारतें ही देखने को मिलती हैं, यानी कि डी यहाँ पर गलत होगा। जिन ऑप्शन में डी होगा वो आपका यहाँ पर नहीं आंसर होगा। बचेगा आपका यहाँ पर पहला वाला, इसलिए पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कथन की पहचान कर लेते हो, जैसे डी यहाँ पर गलत है, तो डी वाले यहाँ पर सभी कट जाएंगे, सही वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ओजोन जो गैस होती है ग्रीन हाउस गैस को रोकती है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड।
जो कि एक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि यानी कि इस क्वेश्चन का आपको करना क्या है, मिलान करना है। चलिए आपको यहाँ पर मिलान करके बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण के क्षेत्रों का मिलान उनके उदाहरणों के साथ करें। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर है स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। करो जल्दी से मिलान। मैंने आपको बताया है मिलान वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ एक या दो चीज का पहचान कर लो, चाहे गलत का कर लो या सही का कर लो। जैसे विकल्प की बात करी गई है, सभी लोग जानते हो जलमंडल में क्या होता है, जल ही जल होता है। चाहे नदियों की बात करूं, चाहे समुद्र की बात करूं, चाहे झील की बात करूं, चाहे झरनों की बात करूं, ठीक है। तो जलमंडल का मिलान किसके साथ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पहले के साथ। जल समूह जैसे नदियां हो गई, झील हो गए, समुद्र हो गए। डी का पहला किस ऑप्शन में है, डी का पहला यहाँ पर थर्ड वाले में है, तो थर्ड वाला डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायुमंडल में क्या होता है, हवा होती है। क्या होती है, हवा होती है। हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित तहे यानी कि परतें होती हैं। आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तमाम प्रकार की परतें पाई जाती हैं। और स्थल मंडल में क्या होता है दोस्तों, स्थल मंडल में आपकी धातु और चट्टानें पाई जाती हैं। धातु और आपकी चट्टानें पाई जाती हैं। पौधे और जीव आपके जैव मंडल में पाए जाते हैं। किसमें, जैव मंडल में। वायुमंडल में हवा पाई जाती है। जल मंडल में आपके जल समूह के स्रोत यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथन पढ़ें, सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए कहता है कि सजीव और उनके चारों ओर वातावरण का परस्पर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट यहाँ पर कथन आपका दिया गया है। दूसरा कथन कहता है इसका कारण क्या है, सभी पौधे, पशु, मनुष्य अपने चारों ओर वातावरण पर निर्भर हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है सजीव और उनके चारों ओर वातावरण का परस्पर संबंध। कारण यहाँ पर कहता है कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आपके हो गए, मनुष्य हो गए, ये चारों ओर वातावरण पर निर्भर हैं। निर्भर तो हैं लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। यहाँ पर वातावरण पर निर्भर होने की बात कही जा रही है। दोनों दोस्तों अलग अलग हैं। यहाँ पर कैसे दिए गए, दोनों दोस्तों एक दूसरे से भिन्न हैं परंतु सही हैं। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा सेकेंड वाला। दोनों सत्य हैं परंतु आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं होती। यहाँ पर सेकेंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जमकर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।